नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। चुनावी सरगर्मी के बीच अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा फिर से गरमाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब रक्षा मंत्री ने रविवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चिंता मत करो, पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। अब पीओके में हमारे भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। इसके पहले अमित शाह की हर जगह पीओके वापस लेने की बात कह रहे हैं। वहीं पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार के अत्याचार से त्रस्त पीओके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सचमुच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय का समय आ गया है? आज के अंतर्राष्ट्रीय सियासी परिदृश्य में क्या ये संभव है, ये समझना जरूरी है। मुद्दा में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। क्या सचमुच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय का समय आ गया है? मोदी सरकार लगातार पीओके हासिल करने का दावा कर रही है। अब रक्षा मंत्री ने रविवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चिंता मत करो, पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। सिंह ने आगे कहा कि भारत की ताकत बढ़ रही है, दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अब पीओके में हमारे भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे वह आंख दिखाकर चला जाए। अब यह भारत पे होने वाला नहीं है बहनों भाइयों, अब यह नहीं होने वाला। यदि कोई आंख दिखाएगा तो हम केवल आंख नहीं दिखाएंगे, अकलेमंद इशारा काफी। समझ गए कि नहीं? अभी क्या करना चाहिए बहनों भाइयों? इस समय भारत के पास तो ताकत है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। और हमारा स्वभाव है कि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमको कोई यदि छेड़ेगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग से पीओके लेने की हुंकार भरी तो इसकी गूंज इस्लामाबाद तक गई। जिस दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री ने पीओके को वापस लेने का दावा किया तो वहां पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 1642 किलोमीटर है। अब पाकिस्तान राजनाथ सिंह के बयान से बेचैन है। रक्षा मंत्री राजनाथ से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने भी पीओके को लेकर ऐसी बातें कह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वहां रहने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों ही भारतीय हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू भी भारतीय हैं और वे जमीन भी भारत की है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। सेना की ओर से भी लगातार कहा जाता रहा है कि पीओके वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस सरकार के इशारे का इंतजार है। दरअसल पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर पाकिस्तान में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ गए हैं और अब भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके क्षेत्र का शोषण किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच पीओके भारत को वापस मिल सकता है? पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर का कहना है कि पीओके हासिल करना आसान नहीं होगा।
पीओके हासिल करने के लिए भारत को बड़ी जंग लड़नी होगी और इसके लिए क्षमता बढ़ानी होगी। साथ ही संविधान विशेषज्ञ भी कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में 1947 में दिया प्रस्ताव वापस लेने से पीओके हासिल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो फिर मोदी सरकार की पीओके हासिल करने की रणनीति आखिर क्या है? आज के अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में क्या ये संभव है या ये मोदी सरकार का चुनावी स्टंट है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आज के अंतर्राष्ट्रीय सियासी परिदृश्य में क्या ये संभव है कि भारत पीओके को वापस ले पाए? आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ GS सोडी जी मौजूद हैं। सोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हरिमोहन कौशिक जी मौजूद हैं। हरिमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरिमोहन जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, इस प्रकार का बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आया है। ऐसे में पीओके कितना बड़ा मसला है सर? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। पीओके को अगर हम देखते हैं तो इसकी दो इम्पोर्टेंस, एक तो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को अगर आप देखेंगे तो राजनीति चुनाव है, चुनाव के अंदर ऐसे ऐसे बयानबाजी आती रहती है, लेकिन मैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब नहीं है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है जी। मुझे मतलब है कि जियो पॉलिटिकली हमारे लिए, जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए पीओके कितना इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी। मैम सीधी सी बात है, आज हम जो सेंट्रल एशिया है उसमें एंट्री करने के लिए हमें कभी ईरान से हाथ फैलाना पड़ता है, पाकिस्तान तो रोज अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए रास्ता रोके ही रखता है, और यहाँ तक कि जिस तरीके से चाइना ने एक पूरा का पूरा BRI बनाया, इंडिया इस तरीके की बनाने की कैपेसिटी आगे आने वाले टाइम पे चेंज करने वाला है, जिस तरीके से हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा ये पैच जो हमारा है लेकिन उसे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने जी, और जिसका यूज कर रहा है चाइना, तो मैडम ऑब्वियस सी बात है वो हमारा था, है, रहेगा। और इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली मैम जो उस पोजीशन पर बैठेगा वो इस पूरे एरिया का बॉस, ऑब्वियस सी बात है मैम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जी। जी, हमारे साथ JS सोडी जी भी बने हुए। सोडी जी, मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है कि पीओके को पाना कितना आसान होगा और क्या भारत उस स्तर के लिए पूरी तरीके से अभी तैयार है? जय हिंद नलिनी जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेना अध्यक्ष तो 1.5 साल पहले ही रिटायर हुए जनरल MM नरावने, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत पर अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो भारत के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है जी। सारी टाइमलाइन 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ जा रही है, जब पाकिस्तान 2035 में भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और उसी वक्त चीन हम पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। मैं कई टाइमलाइंस हैं जो 2035 के युद्ध को सही साबित कर रही हैं। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। हम अगर पीओके को लेने की बात करें तो चीन भी इस युद्ध में आएगा, और आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान को भारत को हराना संभव नहीं है, जो जनरल दीपक कपूर ने भी 5 साल पहले कहा है, और यही चीज जनरल MM नरावने ने भी पिछले साल के, ये दोनों पूर्व सेना अध्यक्ष हैं। तो जब 2 पूर्व सेना अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं तो इस बात में काफी दम है, काफी गहराई है जी। साथ ही साथ देखिए हरिमोहन जी हमारे साथ बने हुए हैं। हरिमोहन जी, देखिए मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा रहने वाला है कि अगर भारत पीओके को हासिल करने की कोशिश करता है तो चीन की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है सर? मैम ये तो चीन की लाइफलाइन है, चाइना का एक मलक्का डायलेमा है। मलक्का डायलेमा में इंडिया जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बैठा हुआ है और चाइना के 60 से 80% ट्रेड की और अप्रोक्सीमेट 80% ऑयल और गैस सप्लाई जो गर्दन है वो इंडिया के हाथ। ऐसे में अगर मलक्का स्टेट, इंडिया और चाइना का किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरीके का इशू है, तो उस मलक्का स्टेट को अगर गर्दन दबा दी जाए या क्योंकि आगे इंडिया करेगा ही करेगा, तो वहां से चाइना को डर लगता है जी। और वही मलक्का डायलेमा से बचने के लिए चाहे वो फ्रांस म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसे म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाए, या फिर वो पाकिस्तान के अंदर सीपैक बना रहा है, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो उसकी जड़ असलियत में इंडिया से वो डर ही है
जो मलक्का डायलेमा में छुपा हुआ। जी मैम, वो सीपेक का एक बड़ा हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। इंडिया अगर जरा सा भी आगे बढ़ता है तो चाइना की, जिसे कहते हैं दुखती नस, वो दबेगी और अरेबियन सी तक आने का जो चाइना का सपना है वो टूटेगा। और इसीलिए जरा सा भी कुछ होगा तो चाइना तुरंत इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेगा। पाकिस्तान ले ना ले, चाइना जरूर। जी सोडी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने अगर भारत को पीओके को प्राप्त करना है, तो ऐसे में कितनी सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं? नलिन जी, 2014 में चीन की सेना पीएलए ने अपनी सैनिक डॉक्ट्रिन में ऐलान किया था कि वो दुनिया में किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो 6 डोमेन है जमीन, समुंदर, हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ऐसा दावा आज तक 2024 तक किसी और देश की सेना ने नहीं किया, अमेरिकी सेना ने भी नहीं किया है। तो चीन हमसे सैनिक तैयारी में, हमसे ही नहीं पूरी दुनिया के हर देश से बहुत आगे है। अगर हमने चीन को हराना है तो हमें 2 चीजें फौरन करनी होंगी। सबसे पहले हमें चीन के साथ पूरा व्यापार बंद करना होगा। हम सारे जानते हैं भारत में कि जून 2020 में गलवान घाटी हादसा हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी चीन की वजह से। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 2020 से लेकर आज तक साल प्रति साल हमारा व्यापार चीन के साथ बढ़ता ही गया है। जो भी हम रुपया चीन के साथ व्यापार करें उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को हमारे खिलाफ और शक्तिशाली करने में लगा रहा है। दूसरी बात जो हमें करनी होगी, हमें अपना रक्षा बजट फौरन बढ़ाना होगा। इस रक्षा बजट के अंदर हम चीन के साथ युद्ध करने के काबिल नहीं हैं। और मैं जानता हूं कि हम एक डेवलपिंग देश हैं, हमारे और भी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी है राष्ट्रीय सुरक्षा। जब तक हम अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 साल का समय है 2035 तक, अगर हम अपना सैनिक रक्षा बजट नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम चीन के साथ व्यापार करना बंद नहीं करेंगे इस वक्त से, हमारे लिए 2035 में बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। जी सोडी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए जब जब पीओके का जिक्र होता है तो चीन की तिलमिलाहट खुलकर सामने आती है। ऐसे में कई सारी चुनौतियां भारत के सामने है, लेकिन क्या चीन से पार पाने के लिए भारत तैयार है अभी? नलिन जी, देखिए चीन के साथ लड़ाई करने के लिए हमारी वो तैयारी इस वक्त नहीं है। और हम जितना चीन को डाउन प्ले करें, अंडर प्ले करें, हकीकत ये है कि अगर अमेरिका जैसे देश चीन की सैनिक ताकत से बौखला चुके हैं तो हमें अब वक्त आ चुका है बिल्कुल एक रियलिस्टिक एक सिचुएशन करने का, एक असेसमेंट करने का कि चीन हमसे कितना आगे है। देखिए कोई भी कुछ बोले कि हम चीन को बर्बाद कर देंगे, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, लाहौर में चाय पिएंगे, बीजिंग में खाना खाएंगे, ये सब कहने वाली बातें हैं। हकीकत कुछ और है। और ये पिछले साल नवंबर में अमेरिका के पेंटागन ने अपनी एक डिफेंस रिपोर्ट में कहा है कि चीन की सेना अमेरिका की सेना से ताकतवर हो चुकी है। तो चीन को इस वक्त हराना पॉसिबल नहीं है जब तक हम 2-3 बड़े कदम नहीं उठाएंगे। और जैसे जैसे ये साल बीतते जा रहे हैं 2035 की तरफ हम आ रहे हैं, हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है अगर हम एक बहुत बड़ी शिफ्ट नहीं करेंगे अपनी प्लानिंग में और अपने सैनिक तैयारी में। जी, हमारे साथ हरिमोहन कौशिक जी भी लगातार बने हुए। हरिमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए शिमला समझौते का जिक्र बहुत किया जाता है, तो शिमला समझौता क्या है और इसका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है? मैम, जब 1947 के अंदर इंडिया पाकिस्तान का ये लड़ाई शुरू हुई थी और इंडिया पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया, पाकिस्तान ने इंडिया के टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया था जी, और या यूं कहीं कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी, जिसमें हमारी आर्मी ने बड़ा हिस्सा ले लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू सर जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस चले गए और वहां यूनाइटेड नेशंस को एक पार्टी बना दिया और वो पार्टी ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में, मीडिएशन में इसका पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। और यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक कमीशन जो है इंडिया पाकिस्तान कमीशन वो अपॉइंट भी कर दिया जी। शिमला समझौते के अंदर क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पर पूरा कश्मीर है, उस कश्मीर का सॉल्यूशन बायलेटरली निकाला जाएगा, यानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान।
तीसरी कोई भी पार्टी नहीं है। और क्योंकि तीसरी पार्टी नहीं होगी तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और यही आज के दिन देखें तो यूनाइटेड नेशन से लेकर कहीं पर भी पाकिस्तान जब इस इशू को लेके जाता है कि इंडिया कश्मीर में ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ह्यूमन राइट्स मामले को तो उठाया जा सकता है, लेकिन अगर देखेंगे कि सॉल्यूशन, तो जैसे ही सॉल्यूशन की बात आती है इंडिया सिर्फ एक जवाब देता है कि 1971 में जो हमने शिमला एग्रीमेंट किया था उसमें दोनों कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया था कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बायलैटरली निकालें। तो शिमला एग्रीमेंट यही था, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो बायलैटरली निकालेंगे। कोई भी तीसरी पार्टी इसमें इंटरफियर नहीं करेगी, ना हम किसी को बुलाएंगे ना और ये है शिमला एग्रीमेंट। जी जीएस सोडी जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए पीओके को लेने के पहले क्या इंटरनेशनल लेवल पर भारत की सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? और देखिए एक बेहद अहम बिंदु मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है अमेरिका और रशिया को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है भारत को? नलिनी जी देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दो भाग में दूंगा। पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना चाहिए। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो पाकिस्तान ने अवैध तरीके से 1/3 जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है और जिस तरह से 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अवैध तरीके से अक्साई चीन पे कब्जा किया हुआ है, इसको हमें हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाना होगा। हमें हर जगह इसके बारे में बातचीत करनी होगी। हमें पूरी दुनिया को सूचित करना होगा कि हमारा ये हिस्सा दोनों देशों के पास में है। दूसरा जो आपका प्रश्न का भाग है कि क्या अमेरिका और रूस भारत की मदद करेंगे। देखिए, अमेरिका बिल्कुल नहीं करेगा। अमेरिका का इतिहास है, उसने किसी भी देश की मदद नहीं की है पिछले 20 सालों में, क्योंकि 20 सालों में वो आर्थिक और सैनिक तरीके से वो मजबूत नहीं रहा है जो वो पहले था। आप देखिए, यूक्रेन तरफता रह गया, एक सैनिक नहीं भेजा अमेरिका ने। इजराइल को अमेरिका ने साफ कह दिया हम एक सैनिक नहीं भेजेंगे। अमेरिका सिर्फ हथियार या पैसे दे सकता है, और वो भी जो हथियार देता है 90% पैसा वापस उसी के देश में जाता है, क्योंकि दुनिया की 10 में से 6 बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं। जहां तक रूस की बात है, रूस हालांकि भारत का अच्छा मित्र है, लेकिन आने वाले समय में रूस भारत की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि रूस की मित्रता चीन से ज्यादा गहरी है बनस्पत भारत से। 1962 के युद्ध में भी जब चीन हम पे हमला करने वाला था तो उसने रूस को बोला कि वो भारत पे हमला करेगा, रूस बीच में नहीं आएगा, और रूस बीच में नहीं आया था। और ऐसी ही चीज अब होगी जब भी चीन और भारत का अगर युद्ध होगा, तब भी रूस भारत की मदद के लिए नहीं आएगा। तो बात वहीं पे आ जाती है कि भारत को अपनी तैयारी खुद करनी होगी, और जितनी हम तैयारी जिस स्पीड से करेंगे, जिस रफ्तार से करेंगे, वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। जी हरिमोहन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या सचमुच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय का समय आ गया है? और साथ ही साथ सर इससे जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि पीओके को वापस लेने के लिए भारत की रणनीति क्या है? मैडम, एक्चुअली जब है ना इस तरीके के बड़े जियोपॉलिटिकल और खासकर जो मैप के अंदर चेंज होता है जी, उसके लिए सिनेरियो कभी भी 2 कंट्रीज के बीच में नहीं होता। उसके लिए सिनेरियो जियो पॉलिटिक्स के अंदर दिखाई देता है। समय आ चुका है। मैं देखिए कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे अपनी एक परसेप्शन में मतलब एक जो लगता है, जो मैं अपनी कैलकुलेट कर पाता हूं, ऐसे बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हुए हैं इतिहास में भी, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है तब भी ऐसा हुआ। क्या होता है कि जिस तरीके से दुनिया इस टाइम वॉर में उलझी हुई, अगर चाइना अपने ईस्टर्न बॉर्डर यानी कोरिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, अमेरिका, पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पे ज्यादा बिजी हो जाता है जी, और पाकिस्तान इम्प्लोजन की सिचुएशन में होता है तालिबान और खासकर ईरान और तालिबान से, और अंदर टीटीपी और बीएलए, हालांकि ये सारी पेपर कैलकुलेशन है। अगर मैडम दोनों पावर अपने अपने में बिजी हो जाती है, यानी जिस तरीके से अगर लड़ाई शुरू होती है और चाइना इस सिचुएशन में नहीं होता कि वो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सपोर्ट कर सके, वो एक सिनारियो बनता हुआ शायद अभी दिखाई दे रहा है, और पॉसिबली इसीलिए ये लोग जोर शोर से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, थोड़ी सा ने बिल्कुल सही कहा, प्रिपरेशन कमजोर है, हाँ है, लेकिन क्या बिल्कुल जीरो है? मुझे ऐसा लगता है
थोड़ा सा मुझे मैं आर्मी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पता मुझे, लेकिन हाँ जितने मेरे ऑफिसर से बात होती है वो ये कहते हैं कि कम से कम 20 साल या 10 साल पहले का इंडिया नहीं है, और अगले 10 साल में जो अभी प्रोग्रेस का वो पार्ट है वो आगे और ज्यादा देखा जाएगा। सिनेरियो बन रहा है तो पॉसिबली हाँ, बाकी मेरा भविष्य के अंदर काफी कुछ छुपा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए, आज के अंतर्राष्ट्रीय सियासी परिदृश्य में क्या ये संभव हो पाएगा कि भारत पीओके पर वापस अपना कब्जा जमा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल फिलहाल के लिए मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।